सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे समलैंगिकता अर्थात होमोसेक्सुअलिटी के विषय में और समझने का प्रयास करेंगे होमोसेक्सुअलिटी क्या होती है, होमोसेक्सुअलिटी का मुद्दा इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है, क्या होमोसेक्सुअलिटी एक फंडामेंटल राइट्स है, और साथ ही समझेंगे इसके पक्ष में तर्क क्या है, विपक्ष में तर्क क्या है, और वर्तमान समय में जो समलैंगिक लोग हैं उनको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं और किन किन अधिकारों के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, लेकिन संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि इस टॉपिक पर 10 घंटे भी बात हो सकती है, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि कम से कम समय में सभी चीजों को आपके सामने डिलीवर किया जाए। अपोजिट सेक्स वालों की तरफ आकर्षित होने वालों को हेट्रोसेक्सुअल कहा जाता है, अर्थात विपरीत लिंगी कहा जाता है। जैसे कि एक बॉयज एक गर्ल्स की ओर अट्रैक्ट होता है तो उसको कहा जाएगा यह क्या है, हेट्रोसेक्सुअल। इसके विपरीत जब किसी पुरुष को एक दूसरे पुरुष से या फिर किसी महिला को किसी दूसरी महिला से ही आकर्षण हो तो ऐसे लोगों को बोला जाता है होमोसेक्सुअल अर्थात समलैंगिक। और जो समलैंगिक की इनके अंदर भावना है उसको बोला जाता है समलैंगिकता। आसान शब्दों में हमने क्या कहा कि एक बॉयज एक गर्ल्स की ओर अट्रैक्ट होता है या फिर एक गर्ल्स एक बॉयज की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो इसको बोला जाता है हेट्रोसेक्सुअल। वहीं अगर दो बॉयज एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं या फिर दो गर्ल्स एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो इसको बोला जाएगा होमोसेक्सुअल अर्थात समलैंगिक। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो समान लिंग के प्रति भावनात्मक और शारीरिक आकर्षण को ही बोला जाता है समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी बोला जाता है। पुरुष के प्रति आकर्षण जो होता है इसको बोला जाता है पुरुष समलिंगी या फिर इनके लिए एक शब्द यूज किया जाता है गे। वहीं जब दो महिलाओं के बीच ऐसा अट्रैक्शन होता है तो इनके लिए एक शब्द यूज किया जाता है इंग्लिश में लेस्बियन या फिर महिला समलैंगिक भी यूज किया जाता है। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि कई जगह आप जब गे शब्द देखते हैं तो उसमें दो महिलाएं भी शामिल होती हैं, लेकिन फिर भी हम इसको लेस्बियन के रूप में अलग कर सकते हैं। लेकिन जो गे शब्द है यह व्यापक एक शब्द है। जो लोग महिला और पुरुष दोनों के प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें बोला जाता है बाइसेक्सुअल या फिर उभय लिंगी। तो हमने क्या समझा कि एक होते हैं हेट्रोसेक्सुअल, दूसरे होते हैं जो है कि होमोसेक्सुअल, और तीसरे हमने समझा वह कौन है, बाइसेक्सुअल, जो महिला और पुरुष दोनों के प्रति क्या करते हैं, आकर्षण रखते हैं। समलैंगिक, उभय लैंगिक अर्थात जो बाइसेक्सुअल हैं और लिंग परिवर्तित अर्थात जो ट्रांसजेंडर हैं, इन लोगों को मिलाकर एक कॉमन शब्द यूज किया जाता है और वह है एलजीबीटी। एलजीबीटी क्या है, जो मैंने 4 शब्द बताए इनका संक्षिप्त रूप है। इसी के साथ साथ यह शब्द भी है जो कि मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको भी यूज किया जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है, एलजीबीटी या फिर जो है कि वह या तो समलैंगिक है या फिर उभय लैंगिक है अर्थात बाइसेक्सुअल है या फिर वह ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आता है, लेकिन वह अपनी पहचान को जब छुपाता है तो इसको बोला जाता है क्यूअर। और इसी के कारण जब क्या होता है, हम एलजीबीटी के साथ इस शब्द को भी जोड़ देते हैं तो एक शब्द बनता है एलजीबीटीक्यू। तो यह जो एलजीबीटीक्यू है इसका मतलब क्या है कि जो हमारे यहां एलजीबीटी हैं उसमें हमने उन लोगों को भी शामिल कर लिया जो अपनी पहचान को छुपाते हैं, अर्थात उनका जो अट्रैक्शन है वह या तो जो है कि क्या है, समलैंगिक है, उभय लैंगिक है या फिर वह ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वह अपने आप को छुपाकर चलते हैं। समलैंगिक और उभय लैंगिक होने के कारणों पर क्या है, मतभेद है। मतभेद इस वजह से है क्योंकि बहुत से धर्मों में समलैंगिकता या फिर उभय लैंगिकता को क्या किया गया है, पाप माना गया है। वहीं कुछ धर्मों में इसको क्या कहा गया है कि यह एक विकल्पों का चयन है, अर्थात यह कहा गया है कि व्यक्ति डिसाइड करता है कि वह क्या होना चाहता है। ये क्या है, धार्मिक मान्यताएं हैं। और धार्मिक मान्यताओं में अगर हम देखें तो
अधिकांश धर्मों में क्या किया गया है, इसको गलत माना गया है, पाप के रूप में माना गया है, या फिर इसको एक चॉइस के रूप में देखा गया है। जबकि आधुनिक मत इसको चॉइस के रूप में नहीं मानता, किसी विकल्प के रूप में नहीं मानता, इसको एक प्राकृतिक और जैविक क्या है, प्रक्रिया मानता है। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, आधुनिक वैज्ञानिक शोध यह बताते हैं कि समलैंगिकता कोई विकल्प या फिर चॉइस नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक परिवर्तन है। और प्राकृतिक ये जो परिवर्तन है ये किस कारण से होता है, इसके लिए कोई एक स्पष्ट कारण नहीं है, लेकिन यह जो कारण है आनुवांशिक रूप से हो सकता है। जन्म के पूर्व जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अर्थात जब बच्चा मां के गर्भ में है तो उस समय जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसका कारण हो सकता है, या फिर इन्वायरमेंट का भी कारण हो सकता है। लेकिन यहां पर यह जो सेक्सुअलिटी है, होमोसेक्सुअलिटी है, इसको किसी ने यह नहीं कहा कि नहीं, इसको व्यक्ति क्या करता है, अडॉप्ट करता है, सीखता है, या फिर वो अपनी चॉइस के अनुसार क्या करता है, आगे बढ़ता है। ये कौन से शोध हैं, जो आधुनिक शोध हैं, जिनको हमें मानना होगा। समलैंगिकता केवल पुरुषों में ही नहीं पाई जाती, केवल महिलाओं में ही नहीं पाई जाती, या दूसरे शब्दों में कहें तो सिर्फ इंसानों में नहीं पाई जाती, बल्कि बहुत सी प्रजातियों, बहुत से जानवरों में आपको यह देखने को मिलता है। जैसे पेंगुइन में मिलता है, चिंपांजी में मिलता है, डॉल्फिन में मिलता है, कुछ अन्य जीवों में भी आपको यह प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। और जो समलैंगिकता है यह हर समाज और हर काल में रहा है, लेकिन पहले क्या होता था, इसे छुपाने का प्रयास किया जाता था। और छुपाने का प्रयास इसलिए किया जाता था ताकि क्या हो कि कोई उसको लेकर गलत धारणा ना बना ले। आज के ही समय में अगर आप देखिए कि कोई व्यक्ति एलजीबीटी समुदाय से आता है तो आप क्या करते हैं, उसको हे नजरों से देखते हैं, गलत नजरों से देखते हैं, आप उसका मजाक उड़ाते हैं। ठीक इसी तरह से जो समलैंगिकता है, जो कि एक इमोशन है, एक भाव है, जो कि उसकी प्राकृतिक क्रिया के रूप में सामने आ रहा है, उसको हमेशा जो है कि गलत माना गया है। वर्तमान समय में भी अगर कुछ देशों को छोड़ दे तो इसको गलत माना जाता है, इसी के कारण इसको छुपाया जाता रहा। पहले इसे एक रोग या फिर मानसिक विकृति के रूप में देखा जाता था, जिसके कारण इसको छुपाया भी जाता था। और अगर कोई व्यक्ति इसको प्रस्तुत भी करता था, सामने इस बात को भी रखता था, तो इसको क्या होता था कि इसको एक विकृति के रूप में लिया जाता था, कह दिया जाता था कि मानसिक रूप से विकृत हो चुका है, इसको इलाज की जरूरत है। चिकित्सक भी पहले यह मानते थे कि यहां एक रोग है और इसका इलाज करने का प्रयास करते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे हमने जेनेटिक चीजों को समझा, अब क्या है, परिस्थितियों में परिवर्तन आया है और यह माना जाता है कि यह कोई बीमारी नहीं है, इसका कोई उपचार नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसे लोगों के साथ एक ही व्यवहार हो सकता है, और वह है कि उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको बूस्टअप किया जाए कि वह अपनी इच्छा को खुलकर जाहिर कर सकें। अन्यथा क्या होगा, ये कुंठित होते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते हैं, और इससे, इनकी कुंठा से, इनकी इस मानसिक तनाव से उनके अंदर कई तरह के तनाव और विकृतियां उत्पन्न होती हैं, कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके ऊपर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। वर्तमान समय में भी समलैंगिकता का उपचार करने का प्रयास कई जगह किया जाता है, और इसके लिए जो चिकित्सा पद्धति है उसके लिए शब्द होता है रिपेरेटिव। रिपेरेटिव चिकित्सा का वह भाग है जिसमें समलैंगिकों को विषम लैंगिक बनाने का प्रयास किया जाता है। और कई लोगों का ऐसा दावा है, कई लोगों का, ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि एक लोग, दो लोगों का, या फिर मैंने ये नहीं कहा कि सभी लोगों का, मैंने कहा कई लोगों का दावा है कि ऐसा होता भी है। लेकिन यहां पर एक चीज और क्लियर कर दूं मैं कि जो मनोवैज्ञानिक समूह हैं, जो डॉक्टर्स के समूह हैं, ग्रुप हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका यह मानना है कि यह जो रिपेरेटिव की प्रक्रिया है यह घातक है, यह क्या करती है, ऐसे लोगों को प्रताड़ित करने की प्रक्रिया है, क्योंकि इनका मानना है कि दरअसल यह जो इनका यौन की तरफ उन्मुखीकरण है, या फिर जो लैंगिक प्राथमिकता है, कि जैसे कि एक लड़का अगर एक लड़के के साथ ही अट्रैक्ट होता है तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ना तो वह उसके कंट्रोल में है। तो इसीलिए कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति यह कहता है या कोई समूह यह कहता है कि रिपेरेटिव चिकित्सा पद्धति से जो है कि क्या हो सकता है, होमोसेक्सुअल को जो है कि
समलैंगिकता से बाहर निकाला जा सकता है, या उसको विपरीत लिंगी बनाया जा सकता है, या फिर उसको हेट्रोसेक्सुअल बनाया जाता है, तो यह गलत है। क्योंकि इनका मानना है कि यह जो प्रक्रिया है यह प्राकृतिक है और इसमें व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। जब व्यक्ति का कोई रोल इसमें नहीं है तो व्यक्ति ने क्या किया है, प्रकृति ने उसको जो दिया उसको एडॉप्ट किया है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको बूस्ट करने की जरूरत है। इसीलिए जब इनकी काउंसलिंग करवाई जाती है तो न सिर्फ इनकी काउंसलिंग होती है बल्कि परिवार के लोगों की भी काउंसलिंग होती है, उनके मित्र समुदाय की भी काउंसलिंग होती है कि इनके साथ जो आपका नजरिया है वो फ्रेंडली होना चाहिए, अन्यथा इनके अंदर जो तनाव उत्पन्न होगा वह काफी घातक हो सकता है। अब ये जो समलैंगिकता की समस्या है इसको अगर देखें तो जैसा कि मैंने कहा यह हर काल हर समाज में रहा है। बस क्या होता था कि लोग इजहार नहीं करते थे, बताते नहीं थे, या लोगों को पता ही नहीं था कि कौन लोग कितनी बड़ी मात्रा में होमोसेक्सुअल हैं अर्थात समलैंगिक हैं। ये चीजें क्या रही थी, समाज में चल रही थी। और लेकिन जैसे जैसे 1960 का दशक आता है तो इनकी जो पहचान का संकट बना हुआ था, क्योंकि बिना जब आप पहचान नहीं बताएंगे, आप यह नहीं बताएंगे कि आप होमोसेक्सुअल हैं, बाइसेक्सुअल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तब तक आपका ग्रुप कैसे बनेगा। और ये लोग क्या करते थे, अपने आप को कुंठित महसूस करते थे। लेकिन 1960 के दशक में इनकी पहचान को जो है कि मान्यता मिली और बहुत से लोग एक दूसरे के साथ सामने आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अगर आप हमको गलत मानते हैं तो भी ठीक है। इन्होंने कहा कि हम लोग क्या हैं, किसी कम्युनिटी से आते हैं। अगर आप देखें तो 1969 में अर्थात 1960 के दशक के अंत में न्यूयॉर्क के स्टोन वॉल में एक दंगा हुआ। और दंगा इस वजह से हुआ क्योंकि जो पुलिस है वह क्या करती थी, समलैंगिकों को प्रताड़ित करती थी। और यह वही अमेरिका है जहां आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वैज्ञानिकता मानी जाती है, लेकिन वहां पर ही ऐसा हुआ है। हालांकि अब वहां पर समलैंगिकता को मान्यता प्राप्त है। कुल मिलाकर यहां पर यह जो घटना हुई 1969 में, इसके बाद पूरे वैश्विक समुदाय को यह हुआ कि अब हमें अपनी पहचान को लेकर अवेयर होना है, अपनी चीज़ों को प्रकट करना है। तो पहला जो इनके साथ दिक्कत थी, इनके साथ जो समस्या थी, पहला तो ये था कि पहचान का संकट इनका बना हुआ था। दूसरा, इनकी सामाजिक उपेक्षा होती थी। अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने अपने परिवार में किसी दोस्त मित्र से कहा तो उसको समाज से विकृत माना जाता था, उसको गलत माना जाता था, उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता था। ये एक समस्या बनी हुई थी। यह मानसिक तनाव और कुंठा से गुजरते थे। स्वाभाविक है, जो इनकी बायोलॉजिकल नीड्स है, जब इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, किसी से इजहार नहीं कर पाएंगे, अगर इन्होंने इजहार कर दिया तो इनको जो है कि मारा जाएगा, पीटा जाएगा, हिंसा आएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, ऐसे हजारों लोग हैं जो समलैंगिक थे लेकिन अब नहीं है, क्योंकि उनको या तो फांसी दे दिया गया, जैसे गल्फ कंट्री में आज भी ऐसा होता है बहुत से देशों में, और या तो फिर उनको जो है कि भीड़ ने मार डाला, या फिर समाज ने उनको प्रताड़ित किया। तो इस तरह से ये मानसिक तनाव और कुंठा का शिकार रहे हैं। इनके साथ जो कि शोषण और भेदभाव होता रहा है। शोषण और भेदभाव का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति ने अगर ऐसा इजहार किया तो उसका जो कि मजाक बनाया जाता था, उसके साथ खुद गलत काम किया जाता था। इनको जो है कि सजा का भी खतरा था। क्योंकि अगर अब देखें तो वर्ष 2001 के बाद चीज़ों में थोड़ा परिवर्तन आया है, लेकिन अगर इससे 2001 से पहले, सन 2000 से पहले अगर आप देखें तो आपको इनके लिए कोई अधिकार आपको दिखाई नहीं देंगे, इनके अधिकारों को कोई मान्यता दिखाई नहीं देगी। सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद धीरे धीरे समलैंगिक समुदाय की भावनाओं को समझा गया और उनके अधिकारों को मान्यता मिली। नीदरलैंड पहला देश था जहां सर्वप्रथम 2001 में इसको मान्यता मिली। मार्च 2018 तक के आंकड़ों को अगर हम देखें तो 25 देशों में इसे मान्यता मिल चुकी है। अधिकांश देश जो हैं वह आपको दिखाई देंगे, आप जो है कि यूरोप के, पश्चिमी यूरोप के दिखाई देंगे, आपको लैटिन अमेरिका वाले क्षेत्र के दिखाई देंगे, एशिया के भी क्षेत्र। तो अब यह तो हमने समझा कि आखिर यह समलैंगिकता का मुद्दा क्या है। भारत में समलैंगिकता को थोड़ा सा समझते हैं। समलैंगिकता भारतीय समाज में भी हमेशा से विद्यमान रही है, लेकिन कभी भी इसको सामाजिक मान्यता नहीं मिली, बल्कि इसे भारत में भी क्या हुआ है कि मानसिक विकृति के रूप में माना गया है, देखा गया है और देखा भी जाता है।
ब्रिटिश काल में जब हमारे यहाँ ब्रिटिश कानून था, ब्रिटिश शासन था, तो ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत प्रगतिशील रहे हैं, तो इनका जो धर्म था, इन्होंने कहा कि इनके धर्म में भी समलैंगिकता के लिए जो है कि काफी कठोर प्रावधान थे। और इसी के कारण ब्रिटिश काल में ही हमारे यहाँ पहली बार इसको अपराध घोषित किया जाता है। अर्थात हमारे यहाँ इसको एक मानसिक विकृति के रूप में जरूर माना गया था, इसको सामाजिक मान्यता नहीं थी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समलैंगिक है तो उसके लिए कोई सजा का भी प्रावधान नहीं था। लेकिन तथाकथित व्हाइट वर्डन की जो थ्योरी है, या जो ब्रिटिश थे, जो अपने आप को कहते थे कि हम श्वेत हैं, सबसे ज्यादा सभ्य हैं, उन्हीं के द्वारा हमारे यहाँ समलैंगिकता के कानून को लाया गया। और इससे दरअसल इसलिए वह लेके आए क्योंकि उनका धर्म क्या करता था, इसको गलत मानता था। और जब गलत मानता था तो इनको क्या करना था, सजा देना था। और सजा देने के लिए उनको कानून की आवश्यकता थी। और इसी के कारण 1861 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा आईपीसी की धारा 377 के अनुसार इसे अपराध घोषित किया गया। और अपराध कितना, 10 साल से लेकर उम्र कैद तक। अर्थात जो मिनिमम सजा होती वो भी 10 साल होती, और उम्र कैद भी व्यक्ति की हो सकती थी। जबकि वह व्यक्ति अगर जो है कि होमोसेक्सुअल है तो उसमें कोई गलती उसकी नहीं है। खैर, आजादी के बाद भी हम लोगों ने इस कानून को अपनाए रखा और इसको अपराध माना गया। लेकिन वर्ष 2001 के बाद जबकि नीदरलैंड की घटना जो हुई थी, तो वहां से हमें चीजों में परिवर्तन दिखाई देता है। वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ में पहला समलैंगिक विवाह संपन्न हुआ। वर्ष 2001 में ही पहली बार धारा 377 के विरुद्ध एक PIL लगाया गया। यहां से भारत में क्या होता है कि जो समलैंगिक के मुद्दे हैं, अधिकार हैं, वह चीजें आगे बढ़ती हैं। वर्ष 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने धारा 377 को खारिज कर दिया और कहा कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। लेकिन आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। लेकिन फैसले को जरूर पलट दिया, लेकिन अभी भी रास्ते खुले हुए थे। और देखेंगे कि जो फैसला पलटा गया है, इसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट अपना ही फैसला पलटेगी। इसके बीच ही क्या हुआ, वर्ष 2012 में विधि आयोग ने भी अपनी 172वीं रिपोर्ट में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की सिफारिश की। वर्ष 2015 में शशि थरूर ने समलैंगिकता के मुद्दे पर संसद में एक जो है कि निजी बिल प्रस्तुत किया। और इसमें यह कहा कि यह जो अपराध है, अर्थात जो आर्टिकल 377 के तहत जिसे अपराध माना गया है, इसको अपराध ना माना जाए बल्कि इसको स्वीकार किया जाए। लेकिन आपको पता है कि जब इस पर बातचीत हुई तो संसद में इसके पक्ष में सिर्फ और सिर्फ 18 मत पड़े। इससे यह पता चलता है कि जो कानून बनाने की जिम्मेदारी हमने जिन सांसदों को दी है वह कितने प्रगतिशील हैं। खैर, आगे समय बढ़ता है और यह बात फिर से सुप्रीम कोर्ट से कहा जाता है कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। और समय आता है 6 सितंबर 2018 को, और दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ ने कहा कि 377 जो है अब क्या है, खत्म होता है, इसको अपराध नहीं माना जाएगा। अर्थात कोई व्यक्ति अगर समलैंगिक है तो यह अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से दो वयस्क, ध्यान दीजिएगा वयस्क शब्द है, दो वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंध या फिर जो है कि अप्राकृतिक संबंध को अब अपराध नहीं माना जाएगा। शब्द है अप्राकृतिक, क्योंकि अप्राकृतिक का मतलब प्राकृतिक में क्या माना जाता था कि विपरीत लिंगी। और इससे अलग अगर एक बॉयज दूसरे बॉयज के साथ संबंध बनाता है तो इसको अप्राकृतिक माना जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि LGBT समुदाय जो है, जो जिनको हम समलैंगिक के रूप में देख रहे हैं, LGBT समुदाय के लोगों को भी संविधान में उसी प्रकार के बराबरी का अधिकार मिला हुआ है जैसे कि अन्य लोगों को मिला हुआ है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि 377 को अपराध मानना व्यक्ति को संविधान के तहत मिले समता और गरिमा के अधिकार का हनन है। और ये जो शब्द मैंने यूज किया, फिर से आज भी मुद्दा इसी के कारण, इसी शब्द के कारण चर्चा में बना हुआ। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि अगर हम किसी व्यक्ति को जो कि बाय चॉइस नहीं है, बाय बर्थ है,
नेचुरल है, अगर वह क्या है जो है कि होमोसेक्सुअल है, तो यह अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर हम उसको अपराधी मानते हैं तो यह क्या है, उसके समता अर्थात जो कि समानता का सिद्धांत है, और जो गरिमा अर्थात जो उसकी डिग्निटी है उसके खिलाफ है। और गरिमा और डिग्निटी की जब बात आती है तो आपके दिमाग में अनुच्छेद 21 आता होगा, और ऐसे ही बात यहां पर कही गई। पीठ ने कहा कि यह एक जैविक घटना है और यह एक जैविक रुझान है, अर्थात जैविक घटना और जैविक रुझान है, ना कि यह कोई मानसिक विकार है और ना ही कोई यह असामाजिक कृत्य है। यह संवैधानिक पीठ कह रही है वर्ष 2018। यह पूरी तरह से कोर्ट ने कहा स्वाभाविक अवस्था है, और कोर्ट ने कहा कि धारा 377 पुराने ढर्रे पर चल रही सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है, जिससे आगे अब नहीं बढ़ाया जा सकता। अर्थात कहा कि समाज में जो ढर्रा चल रहा था कि हम जिसको कहते थे कि नहीं जो यह होमोसेक्सुअलिटी है यह गलत है, यह सामाजिक ढर्रे को अब बदलने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि यह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद जो है कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में प्रदत्त अधिकारों का भी हनन करता है। फिर से मैं इसको कोट कर रहा हूं, आज भी यह मुद्दा इसी की वजह से मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये फिर से आज इसी मुद्दे पर चर्चा में बना है। कोर्ट ने माना कि एलजीबीटी समाज के सदस्यों को परेशान करने के लिए धारा 377 का उपयोग किया जाता रहा है, और अब इसका उपयोग नहीं किया जाएगा इनको परेशान करने के लिए, क्योंकि यह क्या है कि एक जैविक क्रिया है, यह कोई अपराध नहीं। कोर्ट ने हालांकि बाद में एक चीज क्लियर किया कि धारा 377 में पशुओं और बच्चों से संबंधित अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करना अभी भी अपराध है। अर्थात मैंने आपको शब्द क्या यूज किया था, वहां वयस्कों के लिए बोला गया, लेकिन अगर कोई पशुओं के साथ संबंध बनाता है, बच्चों के साथ जो है कि अप्राकृतिक संबंध बनाता है, तो क्या है, पहले तो ये क्या है, एक तरह से जो है कि संबंध बनाना इलीगल है, दूसरी तरफ से क्या है कि यह जो अप्राकृतिक यौन संबंध में आएगा, और इसके लिए जो प्रावधान होंगे वह जो है कि दोनों प्रावधान अर्थात 377 वाले भी प्रावधान, अन्य प्रावधान भी लगेंगे। तो ये तो समझा हमने मुद्दा, यहां तक बात हो गई सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2018 की। अब थोड़ा सा पक्ष और विपक्ष में तर्क समझ लेते हैं, फिर समझते हैं कि अब क्या हो इसमें हुआ। तो इसके देखिए पक्ष में तर्क, इसको थोड़ा समझते हैं कि पहला तो यह है कि समलैंगिकों के प्रति आकर्षण एक मूल प्रवृत्ति है, एक प्राकृतिक घटना है। जब यह मूल प्रवृत्ति है, प्राकृतिक घटना है, तो फिर इसके लिए आखिर जो है कि सजा क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं लोगों को अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट से क्या मतलब है कि प्रकृति के प्रदत्त वह अधिकार जो किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, उसका पूर्ण विकास करने में सहयोगी बनाते हैं, यही चीजें समझते हैं। तो इन लोगों का भी ये कहना है कि आखिर जो आकर्षण है, किसी बॉयज को गर्ल्स के प्रति अट्रैक्शन होता है, किसी को बॉयज के प्रति होता है, या ठीक इसी तरह से गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आखिर ये जब प्राकृतिक चीज है तो इसको अपराध या फिर जो है कि इसको गलत नजरिए से क्यों देखा जाए। दूसरा है कि अगर इसको अपराध माना जाता है तो ये क्या करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है और जीवन जीने का उसका जो अधिकार है उसका भी हनन करता है। यहां पर यह कहा जाता है कि आखिर जो एक व्यक्ति है वह डिसाइड करता है कि उसका जीवन कैसे होना चाहिए, अपने पास जो उपलब्ध विकल्प हैं उनके अनुसार अपने जीवन को बढ़ाता है, तो ठीक इसी तरह से व्यक्ति के पास यह भी अधिकार होना चाहिए कि उसका पार्टनर कौन होगा, कैसा होगा। अगला जो तर्क दिया जाता है कि यह है कि अनुकूल जीवन साथी के चुनने का अधिकार, अर्थात जो व्यक्ति कोई जीवन साथी चुनता है तो क्या होता है, एक बड़ा डिसीजन होता है। तो इनका यह कहना है कि क्यों नहीं व्यक्ति के पास यह अधिकार होने चाहिए कि वह जिसके साथ उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी बनती है, जिसके साथ उसके इमोशंस जुड़ते हैं, उसी के साथ संबंध बनाए। और अगला यह कहा कि इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि जब व्यक्ति अपनी चीजों को, अपनी पहचान को उजागर कर पाता है तो इससे क्या होती है, एड्स जैसी समस्याएं जो है कि या बीमारियां हैं उनमें निदान में सहायता मिलती है। होता क्या है कि एक व्यक्ति जब क्या है वह होमोसेक्सुअल है, वह उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होता तो वह क्या करता है, कई जगह जाता है और इससे एड्स जैसी समस्याएं उत्पन्न होती। अब यह तो हमने कुछ पक्ष में तर्क देखा है, लेकिन क्या विपक्ष में तर्क नहीं है? देखिए तर्क यहां पर भी है। यहां पर यह कहा जाता है कि यह जो है कि समाज इसे क्या मानता है, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इसे
अप्राकृतिक मानता है और असामाजिक मानता है, और लोगों का कहना है कि ठीक है, व्यक्तियों के अधिकार तो हैं लेकिन समाज भी है और उस सामाजिक ताने बाने को भी हमें संभाल कर चलना है, और हमारा समाज अर्थात जो है कि भारतीयों का समाज इसे अप्राकृतिक और असामाजिक मानता है, इसलिए इसको मान्यता नहीं दी जा सकती। यहां पे यह भी तर्क दिया जाता है कि वेस्टर्न में तो बहुत सी चीजों को उनका फंडामेंटल राइट्स माना जाता है, उनके अधिकार दिए गए, लेकिन हमारा समाज अभी उस चीज को उस नजरिए से नहीं देखता बल्कि अलग नजरिए से देखता है, इसलिए इसको मान्यता नहीं दी जानी चाहिए या फिर इसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि विपक्ष में कि यह प्राकृतिक प्रक्रिया से छेड़छाड़ है। प्राकृतिक प्रक्रिया का मतलब क्या है कि एक मेल है, एक फीमेल है, और इससे क्या होता है, एक चाइल्ड जो है कि जन्म लेता है, यह प्राकृतिक है। अर्थात जेंडर का डिफरेंस होना ही क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर हम इसमें फेरबदल करते हैं तो हम प्रकृति के नियमों में फेरबदल कर रहे हैं। ये विपक्ष में दूसरा तर्क। तीसरा है कि मानव समाज की निरंतरता के समक्ष ये क्या है, खतरा है। अब सोचिए, अगर दो बॉयज या फिर जो है कि दो गर्ल्स जो है कि क्या करें, जो वह अपने संबंध को बनाएं, तो आखिर वंश कैसे बढ़ेगा, और जब वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, मानव समाज की जो निरंतरता है वह बनी रहेगी। यह एक जो है कि तर्क दिया जाता है। साथ ही साथ यह कहा जाता है कि जो विवाह जैसी संस्था है, जिसको भारत में काफी पवित्र बंधन के रूप में लिया जाता है, उस पर यह क्या करता है, प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगला जो तर्क है वह है कि भारतीय समाज में इससे क्या होगा, विघटन उत्पन्न होगा। विघटन इसलिए उत्पन्न होगा क्योंकि हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ लोग इसके पक्ष में आएंगे, कुछ विपक्ष में आएंगे, इससे क्या होगा, टकराव बढ़ेगा। ये गलत है। साथ ही ये कहा गया है कि सांस्कृतिक जो हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं हैं, उन पर भी क्या करता है, ठेस पहुंचाता है, इसलिए इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये भी कहा गया है कि इससे क्या होगा, विकृत मनोवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। अर्थात व्यक्ति क्या करेगा, अपनी हवस के लिए चीजों को आगे बढ़ाएगा और इससे क्या होगा, विकृति उत्पन्न होगी। ऐसे तर्क दिए जाते हैं। एक चीज और कहा जाता है कि जैसे कहा गया पक्ष में तर्क, इससे क्या होगा, एड्स जैसी बीमारियों का समाधान निदान होगा। ठीक इसी तरह से जो गनोरिया, यहां पर ध्यान दीजिए, गनोरिया और सिफिलिस जो बीमारियों का संबंध है वह उन्हीं लोगों से है जो समलैंगिक होते हैं, तो कहा गया कि इनसे ये बीमारियां बढ़ेंगी। अब हुआ क्या कि इन सभी चीजों को देखते हुए अभी भी ये चीजें हैं, इनके लिए काफी संघर्ष अभी भी बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या दे दिया था कि उनको क्या मिल गई, कानूनी मान्यता मिल गई, लेकिन क्या सभी तरह की कानूनी अधिकार इनको मिल गए? जी नहीं मिले। इन्हें अभी अधिकारों के लिए संघर्ष करना है और ये संघर्ष कर भी रहे। पहला, इनको अभी शादी का अधिकार नहीं मिला है और उसकी मान्यता नहीं मिली। अर्थात अगर दो लोग रहते हैं कि होमोसेक्सुअल हैं, वो चाहे लेस्बियन हो, गे के रूप में, किसी रूप में हो, तो वह रह सकते हैं, लेकिन शादी करना उनको अधिकार, अर्थात अधिकार का मतलब क्या है कि अगर वह करें तो कोई रुकावट पैदा ना करे या उनको करना ही है, ऐसे अधिकार इनको नहीं मिले। साथ ही साथ बच्चों को गोद लेने का अधिकार इनको, अर्थात अगर कोई जो है कि कपल है और वह क्या है, अगर दोनों ही गर्ल्स हैं, दोनों ही बॉयज हैं, तो वो बच्चे को गोद नहीं ले सकते। ठीक इसी तरह से समलैंगिकों को साथी का जो साथी की भूमि होती है, संपत्ति होती है, उसका अधिकार नहीं मिलता जैसे कि अन्य लोगों को मिलता है। जैसे कि आप देखें, सामान्य जो विवाह होते हैं तो उसमें उत्तराधिकार का नियम है कि अगर संपत्ति है तो वो क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, जो वारिस होगा उसको मिल जाएगी। इसमें ऐसा नहीं होता। अब अधिकार ना मिलने का मतलब क्या है, ना तो इनको सामान्य विधिक अधिकार मिले हुए हैं और ना ही इनको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। अर्थात ना इनके पास सामान्य विधिक अधिकार है जैसे विवाह के संदर्भ में अन्य लोगों को मिला हुआ है, और ना इनके पास क्या है, संवैधानिक अधिकार है। अब ये चीजें लंबे समय से चर्चा में बनी हुई थी। अभी क्या हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने के लिए, अर्थात जो विवाह का अधिकार है और अन्य चीजों के लिए क्या हुआ है, कई याचिकाएं लगाई गई हैं। और इसमें यह कहा गया है कि जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, जो विशेष विवाह अधिनियम 1954 है, जो विदेशी विवाह अधिनियम 1954 है, इसमें परिवर्तन किया जाए और कहा गया है कि आखिर विवाह को मेल और फीमेल से क्यों जोड़ा जाए। क्यों ना, जब समलैंगिकों को अधिकार मिला है कि वह साथ में रह सकते हैं, वह क्राइम नहीं है, अपराध नहीं है, तो फिर आखिर जो विवाह के नियम है वह जेंडर न्यूट्रल क्यों ना हो, अर्थात उनको लिंग के अनुसार क्यों
बांधा गया, क्यों यह कहा गया है कि एक मेल एक फीमेल ही क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो विवाह है उसमें दो शब्द होते हैं, दुल्हा और दुल्हन। आखिर इनकी क्या जरूरत है, विवाह क्या है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो क्यों ना कि ये सभी चीजों में परिवर्तन करके क्या किया जाए, समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया जाए। अगर यह जो मान्यता नहीं प्रदान किया जाता तो इससे क्या हो रहा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। प्रश्न आएगा कि आखिर कौन से मौलिक अधिकार और क्या आखिर इसमें होना चाहिए। तो इनका कहना है कि हमारे संविधान में प्रावधान है। अच्छा, मैं कुछ ये आर्टिकल का है, आप बताइएगा संविधान में मैं किस आर्टिकल की बात कर रहा हूं। हमारे संविधान में लिखा हुआ है, राज्य किसी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करे। तो इनका कहना है कि हमारे साथ तो विभेद हो रहा है। अगर दो बॉयज हैं, दो गर्ल्स हैं, तो उनको अगर शादी करना तो नहीं कर सकते, तो ये क्या है, जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरा, इन्होंने कहा कि अगर हम शादी नहीं कर पा रहे हैं, शादी से मिलने वाले लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमको लाभ क्या मिला, हमने जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या था कि हमें भी परिवार बढ़ाना था, वह तो उसका क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि यह हमारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या है, हनन है, और हमें क्या है कि इन अधिकारों से सुरक्षा चाहिए। साथ ही इन लोगों ने कहा कि परिवार को मिलने वाले जितने अधिकार हैं वो हमको इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम परिवार बना ही नहीं सकते। जैसे कि अगर हम कहें किडनी देने की इजाजत किसको होती है, परिवार के सदस्य को ही होती है। ठीक इसी तरह से जो उत्तराधिकार के नियम हैं, चूंकि हम विवाह नहीं कर सकते तो इससे क्या होगा कि हमको क्या होता है, जो उत्तराधिकार के नियम है या जो अधिकार हैं, जैसे कोई मेडिक्लेम हो, कोई इंश्योरेंस का, ये भी हमको लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही साथ बहुत से लाभ जो कि परिवार से जुड़े हुए हैं, तो जब हम परिवार ही नहीं बना पाएंगे तो ना हमारा राशन कार्ड बन पाएगा, ना ही हम कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे, ना कहीं हम पदों पर जा पाएंगे। तो इन सभी चीजों को लेकर इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी बात रखी। फिर यहां पर क्या हुआ कि सरकार से जवाब मांगा गया। तो सरकार ने देखिए जवाब क्या दिया है, वो भी थोड़ा सा सुन लीजिए। सरकार का पक्ष है कि समलैंगिकता की तुलना भारतीय परिवार में जो विवाह इकाई है उससे नहीं किया जा सकता। अर्थात उन्होंने कहा कि विवाह एक बहुत पवित्र बंधन है। उन्होंने कहा, सरकार ने कहा कि ठीक है, हम समलैंगिकता को, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, क्राइम नहीं है, हम क्राइम नहीं मानते, लेकिन अब क्राइम ना होना यह विवाह के समतुल्य नहीं हो जाता, क्योंकि सरकार ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार ने कहा कि विवाह के लिए एक जैविक पुरुष होता है जो कि पति बनता है, एक जैविक महिला होती है जो पत्नी या फिर माता बनती है, और इन दोनों से एक संतान की उत्पत्ति होती है। तो इसमें आखिर कैसे, जब ना ही वहां पर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वह जो है कि बॉयज बॉयज होंगे, गर्ल्स गर्ल्स होंगे, तो कैसे ही इसको माना जाए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे हिसाब से यह विवाह के समतुल्य और विवाह की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए हम विवाह का अधिकार नहीं दे सकते, फंडामेंटल राइट्स का तो अधिकार ही अलग है। अर्थात इन लोगों ने कहा था कि जो समलैंगिकता है वह क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसके हिसाब से हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स है, उसमें अधिकार होना चाहिए कि हम शादी कर सकें, हम बच्चों को गोद ले सकें, हम वह सभी अधिकार और लाभों को प्राप्त कर सकें जो अन्य लोग प्राप्त करते हैं, चाहे उत्तराधिकार के नियम हो या अन्य नियम। तो सरकार पक्ष रख रखी नहीं कि जो विवाह की जो तुलना हम करते हैं उससे समलैंगिकता को अलग रखा जाए, और यह सरकार का कहना है कि नहीं, हम इसको फंडामेंटल राइट्स नहीं मान सकते। फंडामेंटल राइट्स का मतलब यह है कि जब आपको एक बार फंडामेंटल राइट्स हो गया तो अब इसको अगर कोई व्यक्ति शादी करना चाहता है तो इसमें कोई भी रुकावट पैदा नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति इसमें रुकावट, कोई संस्था इसमें रुकावट पैदा करता है तो व्यक्ति के पास अधिकार होगा सीधे हाई कोर्ट जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, और इस तरह से फंडामेंटल राइट्स के जो पावर है वो काफी मजबूत है। तो सरकार ने कहा हम इसके लिए अभी तैयार नहीं है। सरकार ने भी कहा कि संसद ने जो विवाह बनाया है, विवाह के जो नियम बनाए हैं उसमें अभी पुरुष और महिला की बात की जाती है, अर्थात उसमें कभी अभी हम लोगों ने यह डिस्कस नहीं किया कि महिला जो है कि
जीवन साथी हो सकती है, पुरुष पुरुष हो सकती है, यह सरकार ने कहा। साथ ही कहा कि विवाह का कानून कोई एक कानून नहीं है, बल्कि यह विभिन्न धर्मों के, धार्मिक समुदायों के रीति रिवाज, कानून, उनकी संहिताओं से बनाया गया है। अगर हम इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो कानून का संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न होगी। इससे क्या होगा, तनाव बढ़ेगा और हमें इस चीज को मान्यता देने के लिए, विवाह को मान्यता देने के लिए अनेक कानूनों में परिवर्तन करना होगा, जो कि इतनी आसान नहीं है। अब इसमें कई अड़चने भी हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं घरेलू हिंसा होती है, या फिर गुजारा भत्ता की बात आती है, उत्तराधिकार का बात आता है, मैरिटल रेप की केसेस आते हैं, तो आखिर कैसे डिसाइड किया जाएगा कि किस पर क्या केस किया। जैसे एक ही जेंडर के लोग अगर होंगे तो गुजारा भत्ता कौन किसको देगा, ये कैसे पता चलेगा। दूसरा, एक ही जेंडर के लोग होने पर पीड़ित कौन है, किसके साथ किसने गलत किया है, और उसमें पीड़ित कौन है, अभियुक्त पक्ष कौन है, ये कैसे डिसाइड होगा। इन सभी चीजों को लेकर कई तरह की अड़चनें अभी बनी हुई। अब देखना यह है कि आखिर दिल्ली हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसकी विस्तृत व्याख्या करता है, या सरकार को कोई आदेश देता है, या क्या नया जजमेंट आता है। आई होप यहां तक आप पूरे मुद्दे को समझ चुके होंगे। इसमें जो अपडेट आएगा मैं जरूर बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।